दादा जय भीम। मैं नेशनल चौपाल उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि बहुजन समाचार लगातार नेशनल चौपाल के जरिए आपके बीच हम साझा करते चले, तो नेशनल चौपाल को जीवित रखने के लिए आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है बामसेव इस संगठन से, जो कि वामन मेश्राम इनके जरिए चलाया जाता है। वामन मेश्राम मुखरता से अपनी बात इस तरीके से तमाम मंचों पर रखने का काम करते हैं, जिसमें बार बार उनके जरिए कही गई वो बातें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आती है। और बीते दिनों ये देखा गया कि आरएसएस के जरिए जिस तरीके से उन्होंने उड़ीसा में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन रखा था, उस अधिवेशन को रद्द करने की कोशिश और रद्द करने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो रद्द करने के लिए जिस मुताबिक बामसेव को मजबूर किया गया, अब उस तमाम मसले को लेकर नागपुर की धरती पर बड़े आंदोलन का आगाज किया गया। और कल 22 फरवरी को नागपुर में बड़े पैमाने पर बामसेवी संगठन के माध्यम से वामन मेश्राम इनके नेतृत्व में यह आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन को लेकर वामन मेश्राम इनका कहना है कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तथा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक बामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन को रद्द करने का काम किया गया और इसके साथ साथ उसका विरोध किया गया। इस पूरे मामले के विरोध में 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली होने जा रही है। आरएसएस के मुख्यालय पर जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जारी रखने का काम होगा, कहीं न कहीं कल से निकलने वाली तमाम वो तस्वीरें देश और दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखेगी, क्योंकि बामसेव के माध्यम से इसके पहले भी आरएसएस के मुख्यालय पर इस तरीके का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है ये करने की कोशिश की गई थी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी हुई। नेशनल चौपाल के जरिए तमाम खबरें वहां से हमने उस दौरान भी आपके साथ रूबरू करी थी। और इस बार ये जो आंदोलन हो जा रहा है, ये आंदोलन काफी ज्यादा मायने रखेगा और इस आंदोलन के बाद क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें जानने समझने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए एक बड़ी अहम आज प्रतिक्रिया दी गई है, जिस प्रतिक्रिया को लेकर पूरा विपक्ष एक मुश्त होकर बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी के को लेकर तमाम तरीके की बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा कि नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया एआई इम्पैक्ट समिट, इस समिट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो तमाम चीजें होती हुई दिखाई दी, सरकार के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इस कार्यक्रम के दौरान ये देखा गया कि कांग्रेसी युवक जो है, इन तमाम कांग्रेस से ताल्लुकात रखने वाले युवकों के जरिए अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। इस समिट में पूरे दुनिया से अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनके बीच इस तरीके की तमाम तस्वीरें काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी और इसके साथ साथ भारत की गरिमा के लिए भी ठेस पहुंचाने की नजर से देखी जा रही थी। इस मसले को लेकर बहन मायावती ने यही बात कही है कि इस तरीके की चीजें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होनी नहीं चाहिए, जहां पर तमाम पूरी दुनिया से लोग यहां पर मौजूद है, जिसके चलते ये जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को लेकर उन्होंने अति शोभनीय और निंदनीय कहा है। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन का जो स्तर है, उस स्तर के चलते इस तरीके की चीजें करना ठीक नहीं है। अगर ये राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं होता, अगर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होता तो वो बात अलग होती, बल्कि समिट के दौरान ऐसा आचरण करना ये चिंताजनक है। अर्थात उन्होंने कहा है कि अपने देश की गरिमा की इमेज जो है वो इस तरीके से बिगाड़ा ना जाना चाहिए। इसका ख्याल कांग्रेस से ताल्लुकात रखने वाले अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले युवकों ने खासतौर पर रखना चाहिए था। तो संवैधानिक तौर पर और भारत की गरिमा के नजरिए से बहन मायावती के जरिए दिया गया बयान ये काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर अपनी प्रतिक्रिया जिस तीखे अंदाज में देते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहने की इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। प्रकाश आंबेडकर ने फिर एक बार सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि भारत टैक्स देगा लेकिन अमेरिका नहीं। भारत टैक्स देने का काम करेगा लेकिन अमेरिका टैक्स नहीं देगा, क्योंकि मोदी क्या डोनाल्ड ट्रंप के दावे सच है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज तमाम जो बातें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही है, जिसमें कई मर्तबा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्यमंत्री इनका भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी आप देश को क्यों अमेरिका का गुलाम बना रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उसी इशारों पर चलने का काम प्रधानमंत्री मोदी इनके जरिए एक बार नहीं तो बार बार किया जा रहा है।
और मोदी, अमेरिका आपके बारे में कौन से काले राज जानता है? आखिर अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या पता है जिसके कारण लगातार प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप इनके इशारों पर ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसी तरीके से फैसला लेने का काम प्रधानमंत्री मोदी इनके जरिए किया जाता है। आखिर ऐसी कौन सी नस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी इनकी दबा रखी है, जिसके चलते वो उन्हीं के हिसाब से बात कर रहे हैं, उन्हीं हिसाब से फैसले ले रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की धुन पर आखिर मुजरा कर रहे हैं। मुद्रा मोदी नहीं तो ये मुजरा मोदी है, ये भी प्रकाश अंबेडकर ने बात कही है। और उनके साथ साथ ये भी है कि मोदी, यह मानसी सोनी कौन है? तो मानसी सोनी की ये बात यहां पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उछाली है, इस बात को लेकर सवाल पूछा गया है कि मानसी सोनी का नाम जो लिया गया है, आखिर ये मानसी सोनी है कौन? ये तमाम बड़े सवाल प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए पूछे गए हैं। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो साझा किया है। और इस वायरल वीडियो में जो बच्ची अपनी बात कहते हुए नजर आ रही है, इस देश के आजादी के संविधान के इतने वर्ष लागू होने के बाद काफी ज्यादा चिंताजनक है। जो लोग ये बात कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि इस देश में कहां जातिवाद नजर आता है, जाति की जैसी चीज नजर नहीं आती, वो काफी वर्षों पहले की बात थी, लेकिन अब वैसी कुछ हकीकत नहीं है। उन तमाम लोगों को इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए। इस वीडियो के जरिए इस बच्ची ने अपनी बात साझा की है कि तुम चमार हो, तुम सिर्फ पानी भरने लायक हो। जिस तरीके से ये बात उसे कही गई, इस छोटी सी बच्ची के मानसिक इसके प्रभाव किस तरीके से इसके मन मस्तिष्क पर होगा, ये कहने के सवाल पैदा होता है कि हो पानी भरो, अगर लायक, मतलब ये साफ तौर पर बात कही गई कि तुम चमार हो, तुम सिर्फ पानी भरने के लायक हो, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकते, अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, अच्छे घरों में नहीं रह सकते। इस तरीके की चीजें, मतलब ये साबित करने की कोशिश की गई है कि आप अगर दलित है, आप अगर आदिवासी है, आप अगर पिछड़ा है, तो आप जिस तरीके से रहना चाहिए, जो इस देश का सवर्ण जिस मुताबिक रहता है, उस तरीके से आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप छोटी जाति से, आप नीच है। ये बात साबित करने की कोशिश इस बयानबाजी से की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि ये बच्ची के माध्यम से कि इस तरीके का वाकया इसके साथ होता है जब ये पानी भरने के लिए जाती है, जब जिस जगह पर ये जाती है वहां पर इसके साथ जो सलूक होता है। तो यहाँ पर यह घटना यूपी के अलीगढ़ की है, जहां एक शिक्षक ने सामंतवादी सोच को देखने को मिली है। इस तरह के जातीय प्रताड़ना और एससी एसटी के साथ आए दिन, एसटी बच्चों के साथ आए दिन जो देखने वाले मामले हैं, तो शिक्षक के जरिए इस तरीके के वारदात को अगर अंजाम दिया जाता है, ऐसी बयानबाजी की जा सकती है, तो आखिर उम्मीद किससे की जाए? शिक्षक का यह काम एक अच्छा समाज, एक अच्छा नागरिक बनाने का होता है, लेकिन अगर शिक्षक ही जातिवाद और जाति भेद करना शुरू कर दे, तो आखिर ऐसे मुल्क का, ऐसे देश का क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और जो खबर है उसको साझा करते हुए कहा है कि नाले में गिरने से बच्चे की जान जाने का समाचार बेहद दुखद है, और आशा है कि सरकार परिवार वालों को दुख को समझेगी और सरकार की लापरवाही की कीमत जनता अपनी जान गंवा कर क्यों चुका है। तो जिस तरीके से एक बड़ा नाला था, उस नाले को खुला रहने के कारण जो बच्चा है, वो 11 साल का बच्चा उस नाले में गिर जाता है। खुले नाले में बच्चे के गिर जाने से पेट में जो सरिया है वो उसके घुस जाता है, और उसकी जो मौत है वो ऑन द स्पॉट जो है मौका वारदात पर ही हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि लापरवाही किसकी, और इस लापरवाही में सिर्फ 11 साल के बच्चे की जान गवा जाती है, उसे अपने जान से हाथ धो भरना पड़ता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस मसले को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जापान के दौरे पर है, और जापान के दौरे पर जाने के बाद उनसे जो चीजें वहां से उनको सीखने की जरूरत है कि नगर पालिका से सबक लेकर भी आए कि जिसको लागू करने से शायद उनके राजनीतिक जीवन की आखिरी साल में भी कुछ लोगों की जान बच जाए। अब आखिरी समय आ चुका है, और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, तो 2026 का यह आखिरी वर्ष उनके कार्यकाल का है। जापान के दौरे पर अगर वो है, तो वहां से उस तरीके की टेक्नोलॉजी को सीख कर आए कि कैसे लोगों को
लोग वहां पर एक दूसरे के लिए साथ ही साथ अपने देश के लिए कितने ज्यादा प्राथमिकता और प्रायोरिटी रखते हैं और कितना उसका मान सम्मान रखते हैं। उन्हें यह बात पता है कि हर आखिर कचरा फेंकने की जगह कौन सी होती है, उन्हें यह पता है कि किससे किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। तमाम तरीके की चीजें जो सिविक सेंस जिसे कहा जाता है वो जापान से पूरी दुनिया ने सीखना चाहिए। ये बात बार बार दोहराई जाती है। अब वही बात समझने के लिए अगर मुख्यमंत्री जापान के अगर गए हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात को समझकर अब उत्तर प्रदेश में भी उन चीजों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल का यह आखिरी समय। ये तमाम बातें अखिलेश यादव इनके जरिए साझा की गई। ओबीसी आरक्षण का मसला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से मसला गर्म था, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही गई है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण का फैसला है यह हाईकोर्ट के जरिए ही लेना चाहिए। तो अब मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट है इस हाईकोर्ट के जरिए ही इस ओबीसी आरक्षण का फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर हाईकोर्ट को यह भेज दिया है कि वह 3 माह के भीतर अब स्पेशल बेंच बैठाए और स्पेशल बेंच बैठाकर सुनवाई की जाए और इसका फैसला होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर राज्य की सामाजिक व जनसंख्या की जो परिस्थिति है वो अलग अलग होती है और इसीलिए किसी दूसरे राज्य का मॉडल बाध्यकारी नहीं हो सकता। फिलहाल 27% ओबीसी को आरक्षण है, उनकी संख्या के मुताबिक उन्हें 50 से अधिक फीसदी होना चाहिए था, लेकिन 27% उन्हें आरक्षण मिलता है और 27% आरक्षण के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। सरकार चाहे तो अंतिम निर्णय के अधीन रहते हुए 27% लागू कर सकती है। वर्षों से ओबीसी युवा न्याय की प्रतीक्षा में है। अब समय यह है कि सुनवाई और प्राथमिकता के चलते सब जल्द से जल्द स्पष्ट फैसला हो जाए। तो ये जो ओबीसी समाज के लिए लंबे समय से मामला जो लंबित पड़ा है ये मामला कहने की समझा जा सके। इसके साथ साथ बता दें कि जेएनयू की वीसी इनके जरिए वाइस चांसलर जी ने कहा जाता है, जो बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आप समझ पा रहे हैं कि देश में तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग और वहां से निकलने वाले लोग पूरे देश और दुनिया में अपने नाम कमाने का काम करते हैं। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को एक नए प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम उनके जरिए होता है। लेकिन अगर ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में जातिवाद, मनुवाद एक इतने तह तक के या फिर ये कहेंगे कि लोगों के रगों में बहता है, तो ऐसे में हम इस बात की कल्पना कैसी कर सकते हैं कि इस देश को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जब जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की वीसी के जरिए इस तरीके की जातिवादी और मनुवादी सोच को रखने का काम ऐसे खुले मंचों पर किया जाता है, पॉडकास्ट के दौरान तमाम बातें उन्होंने कही है, तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। इस मसले को लेकर पीएचडी स्कॉलर बसंत कनौजिया इन्होंने कहा है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी के सदियों के दमन को विक्टिम कार्ड कहना सत्ता का अहंकार है। जिस तरीके से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ जो जुल्म जाती होती है, जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता है, इसको विक्टिम कार्ड अगर जेएनयू की वीसी इनके जरिए कहा जाता है तो उनके पीठ पीछे जो सत्ता है उस सत्ता का अहंकार ही उनको इन तमाम बातों को कहने के लिए समर्थन कर रहा है। जेएनयू की वीसी सतीश्री दुलपुडू पंडित इनके जरिए बातें कही गई है। इनको इस बात का याद रखना चाहिए कि सामाजिक न्याय कोई कोलिजियम नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक अधिकार है। कोलिजियम सिस्टम जैसा ये मामला नहीं है, संवैधानिक अधिकार है कि आप कैसे अपने तमाम मसलों को लेकर सामाजिक न्याय, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन तमाम चीजों को आप संरक्षित करें और इसी के साथ साथ सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते चले। विश्वविद्यालय ये मनुवादी मानसिकता का मंच नहीं बन सकते। मनुवाद को जिस तरीके से छोटे छोटे महीन मामलों में परोसने का काम किया जाता है, आए दिन जेएनयू में अनेकों मामले देखने को मिलते हैं। इस तरीके से मसले कि लोग लापता हो जाते हैं, उनके साथ इस तरीके की जुल्म जाती होती है कि बॉडी का तक पता नहीं चलता, जिसमें अनेकों मामले देखने को मिलते हैं। और वही जेएनयू में भी वही मामला लंबे समय से दिखाई पड़ता है, जो कि समय के चलते यूजीसी और तमाम रेगुलेशन के माध्यम से रोकने की कोशिश है। अब उस पर भी स्टे लगाने का काम किया गया है। तो जेएनयू की वीसी के माध्यम से इस तरीके से जातिवादी, मनुवादी सोच का ये प्रदर्शन करना ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। इस वक्त ये तमाम वो खबरें जो काफी ज्यादा आवश्यक है, जो बीच हम आपके बीच रख रहे थे, ऐसे में इस मसले को लेकर जिस तरीके से इस बात का इंतजार था कि आखिर कब इस पर फैसला आता है, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर है, जिसको लेकर डॉक्टर विलास खरात ने कहा है कि खुशी की खबर है। आखिर खुशी की खबर क्या? उन्होंने कहा है कि भारत के तमाम बहुजनों को बताते हुए काफी ज्यादा
खुशी हो रही है कि महाबोधि महाविहार जो ब्राह्मण मंत्र से मुक्त कराने के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन याचिका डाल दी गई है और इसमें दुश्मन तो परेशान हो ही गए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वकील उसमें से ऐसे कुछ वकील है जो एक वकील उनमें से जो बदमाश ब्राह्मणों को मदद कर रहा है वह नागपुर का ही है, लेकिन अब यह अलग रह रहा है कि वह आरएसएस द्वारा मैनेज हो गया है। आपने इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमारे बहुजन समाज की जो भी लड़ाइयां लड़ी जाती है, हमारे बीच से लोगों को कहने के अनेकों लुभावने वादों के साथ अपने तरफ अपने पाले में लाने की कोशिश होती है और वही बात यहां पर साझा करने की कोशिश की गई है कि उनके हरकतें भी वैसे ही है, उसे एक्सपोज जरूर किया जाएगा। और इतना ही नहीं तो दुश्मनों से मैदान में भी लड़ने की बात की जा रही है और कोर्ट में भी, लेकिन हमारे समाज को कुछ गद्दार शक्ति को विभाजित करने के लिए हमेशा से काम करते हुए आए हैं। और इतना ही नहीं तो जो भी बदमाश इस केस को कमजोर करने के लिए काम करेगा तो दुश्मनों के इशारों पर वगैरह काम करेगा और रोड डालने का काम करता है, ऐसे तमाम लोगों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और लेकिन ये हम दावा करने की बात की जा रही है कि कितना भी समय लग जाए, आने वाले समय में जो सत्य की जिस तरीके से जीत होती है तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन भी ये बौद्धों का होगा, हमारी जरूर जीत होगी। ये तमाम बातें डॉक्टर विलास खरात इनके जरिए आज साझा की गई है। इन पूरे मसलों को लेकर अब तक क्या आपने तमाम जो खबरें सुनी है, इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।